तो स्टार्ट करते हैं। देखो, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था नस्ट इक्वेशन के बारे में, और नस्ट इक्वेशन के हेल्प से हमने बहुत सारे रिडॉक्स रिएक्शन, यानी सेल रिएक्शन। सेल के अंदर सेल जो होता है, सेल के अंदर कौन सा रिएक्शन होता है? तो रिडॉक्स रिएक्शन होता है, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है और उसी समय कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन रिएक्शन होता है। तो आप जानते हो कि जो सेल होता है वो दो हाफ इलेक्ट्रोड को आपस में कनेक्ट करने पर बनता है। ठीक है, हाफ टू हाफ इलेक्ट्रोड को आपस में एक्सटर्नल वायर के थ्रू आपस में कनेक्ट करने पे एक कंप्लीट आपका सेल बनता है। और यहाँ पे जो सेल के अंदर दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं उनको क्या नाम दिया जाता है? एक को दिया जाता है एनोड और दूसरे को दिया जाता है कैथोड। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन रिएक्शन होता है। ठीक है, अगर आप किसी आप सेल के लिए सेल के अंदर नेट रिएक्शन जानना चाहते हो कि इस सेल के अंदर नेट रिएक्शन क्या है, तो नेट रिएक्शन आपको सेल के लिए कैसे मिलता है? तो आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो कि एनोड पे होता है, और रिडक्शन रिएक्शन, क्या रिडक्शन रिएक्शन जो होता है आपका कैथोड पे, इन दोनों रिएक्शन को अगर आपस में ऐड कर देते हो तो आपको एक कंप्लीट कंप्लीट सेल रिएक्शन मिलता है। मतलब सेल के अंदर किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है, नेट रिएक्शन क्या है सेल के अंदर, ये आपको मिल जाता है। ठीक है, अब इसी नस्ट इक्वेशन का एप्लीकेशन हमने बात किया था। तो पहला जो एप्लीकेशन था नस्ट इक्वेशन नस्ट इक्वेशन का जो फर्स्ट एप्लीकेशन था वो क्या था? हमने क्या किया था कि नस्ट इक्वेशन को अप्लाई किया था कैलकुलेट करने के लिए। क्या कैलकुलेट करने के लिए? तो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो या सेल पोटेंशियल हो। ठीक है, मैंने बताया था कि नस्ट इक्वेशन जो होता है वह इलेक्ट्रोड के लिए भी लागू होता है और सेल के लिए भी लागू होता है। और नस्ट इक्वेशन के हेल्प से आप इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हो, और पोटेंशियल का भी, किसी सेल के लिए सेल पोटेंशियल की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे हम अब उसे अप्लाई करते हैं? तो कल इस पे हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लगाए थे। आज हम पढ़ेंगे इसी नस्ट इक्वेशन का कोई और भी एप्लीकेशन। तो नस्ट इक्वेशन का ये जो फर्स्ट एप्लीकेशन था कैलकुलेट करने के लिए, कि विद द हेल्प ऑफ नस्ट इक्वेशन हाउ वी कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल। बट next point is our that how with the help of nast equation we also calculate we also calculate क्या कैलकुलेट कर सकते हैं नस्ट इक्वेशन के हेल्प से? तो हम नस्ट इक्वेशन के हेल्प से हम लोग इक्विलिब्रियम 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 कांस्टेंट की भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं नस्ट इक्वेशन के हेल्प से। कैसे करेंगे? देखो, मैं नेक्स्ट पेज लेता हूं और यहाँ पे चर्चा करते हैं कि कैसे हम नस्टिफिकेशन की हेल्प से इक्विलिब्रियम की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लो, सपोज है आपका कोई एक रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, और मान लो कि रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर, अब मैं किसी पर्टिकुलर सेल की एग्जांपल नहीं ले रहा हूं, मैं मान लो सपोज है जो आपका सेल है। ठीक है, सेल के लिए जो कंप्लीट एक आपका कंप्लीट नेट रिएक्शन आ रहा है, कंप्लीट नेट रिएक्शन आ रहा है। ठीक है, कंप्लीट नेट रिएक्शन आ रहा है वो इस तरीके का है कि मान लो कि आपका जो सेल रिएक्शन है, नेट सेल रिएक्शन है, वो क्या है? ए प्लस बी। और मान लो ए आपका कोई मेटल है और बी समथिंग मान लो कि नॉन मेटल है, यानी ये नायन है। और मान लो ए आपका क्या है? कैटायन है। और ये आपका क्या है? कोई स्पीसीज है, आपका एनायन है। ठीक है, अब मैं अब इसको देखो, सपोज दैट क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे 1 मिनट, मैं डेनियल सेल की बात करता हूँ। मैं डेनियल सेल का एग्जांपल लेकर चलता हूँ। ठीक है,
डेनियल सेल का एग्जांपल लेकर चलता हूँ। तो जो डेनियल सेल में आप जानते हो क्या होता है, जो आपका जिंक एनोड होता है वो क्या होता है, जिंक इलेक्ट्रोड होता है, जो कैथोड होता है कॉपर इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है। तो आपका डेनियल सेल के अंदर आप वहां पे जो नेट रिएक्शन आपको मिलता है डेनियल सेल के लिए, वो क्या मिलता है, एक रेडॉक्स रिएक्शन मिलता है जो इस तरीके का होता है कि जिंक क्या होता है, जिंक क्या होता है ऑक्सीडाइज एनोड पे जिंक आयन में, और जो कॉपर आयन होता है जो सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होता है कैथोड कंपार्टमेंट में, वह इलेक्ट्रोड के ऊपर जा करके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कॉपर में चेंज हो जाता है। ठीक है। अब मान लो ये जो प्रोसेस है, आपको पता है कि क्या प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो डेंजर सेल है वह रिवर्सिबल सेल है, रिवर्सिबल सेल है, मतलब उसे एक वापिस से क्या किया जा सकता है, रिचार्ज किया जा सकता है। अब सपोज है एक टाइप, ये क्या है आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि ये जो डेनियल सेल होता है वह रिवर्सिबल सेल होता है, उसे वापिस से एक बार डिस्चार्ज होने के बाद में वापिस से रिचार्ज करवाया जा, मतलब रिचार्ज किया जा सकता है बाई कनेक्टिंग सेल विथ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स। उसके बारे में बात नहीं करते, हम बात करते हैं कि आप नेक्स्ट इक्वेशन के बारे में जानते हो। तो नेक्स्ट इक्वेशन के बारे में क्या जानते हो कि नेक्स्ट इक्वेशन क्या होता है, इजकल टू ई नॉट माइनस 0.0591 बाई एन, और लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में बात नहीं किए हैं, जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है आपकी 2.303 आर पी बाई एफ, इसकी जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 0.0591 लिया जाता है, मैंने चर्चा किया। आप जानते हो कि एट इक्विलिब्रियम कंडीशन इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होता है, जो आपकी गिब्स फ्री एनर्जी होती है वो चेंज, जो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, यानी डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ये आपको अच्छे से पता। वी ऑल्सो नो दैट, क्या जानते हो, आप ये जानते हो कि जो डेल्टा जी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, माइनस एन एफ ई होता है। ठीक है। माइनस एफ ई होता है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू जीरो है तो माइनस एन एफ ई, यानी इसके हिसाब से यहाँ पे ई नॉट नहीं रहेगा, ई नॉट यहाँ पे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो ई, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब हुआ डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होने के कारण से ई की जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, जीरो होगी। आई बात समझ में यहाँ से? अगर मैं ये वैल्यू पुट कर दूं इस इक्वेशन स्टार में, मान लो इक्वेशन इक्वेशन क्या है आपका, पुट द वैल्यू ऑफ पुट द वैल्यू ऑफ ई इन इक्वेशन स्टार। इक्वेशन स्टार के अंदर अगर ई की वैल्यू हमको क्या कर दे, पुट कर दे, तो क्या होगा, 0 = E0 -0.0591 बाई एन, और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है। अब मान लो सपोज दैट कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है ए प्लस बी, और चेंज हो रहा है सी प्लस डी। जब ये रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट को ऑब्टेन कर लेगा, मतलब जब इस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे आप डिफाइन करते हो क्या, इस कंडीशन पे, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आप, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप केसी या उसे केपी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करते हो, जो क्या होता है आपका कंसंट रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है। ये आप केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़े थे। तो ये चीज जो यहाँ पे लिखा हुआ है, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही लिखा हुआ है। ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि यहां तक हमने पहुंचा था, हम लोग पहुंचे थे
इसके आगे अगर मैं देखूं तो ई क्या बनेगा आपका, ई नॉट माइनस 0.0591 बाई एन लॉग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, केसी हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मैं बात करूं, क्या बात कर रहा हूं, अगर मैं कहूं कि ई नॉट माइनस 0.0591 बाई एन लॉग, अभी हमने रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को क्या रख दिया था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रख दिया था इसके जगह पे, इक्वल टू 0। यानी ये क्या बनने वाला है, ई नॉट इक्वल टू 0.0591 बाई एन लॉग केस। ठीक है, अगर आप यहां से कैलकुलेट करना चाहते हो, क्या अगर इसको यहाँ पे मैं ले जाता हूं और इस वाले नंबर को यहाँ पे नीचे मुझे लाना पड़ेगा, तो क्या बनेगा भाई, ई इंटू एन बाई 0.0591 इक्वल टू लॉग केसी। अगर केसी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो क्या आपका बनेगा, 10 पे पावर ई इंटू एन बाई 0.0591। ठीक है, ये आपकी, दिस इज एन इक्वेशन। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हमने नस्ट इक्वेशन को लेकर चला था और नस्ट इक्वेशन के हेल्प से हमने यहाँ पे एक इक्वेशन बना लिया फॉर कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन ये जो फार्मूला बन रहा है, इस फार्मूले को आपको याद नहीं करना है, क्योंकि आप कितने सारे फार्मूले याद करोगे। तो उसके लिए क्या करना है, जैसे आपको सिंपली नेक्स्ट इक्वेशन याद रखना है, जो कि क्या होता है, इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 बाई एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ पाउडर बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए दिया जाए, तो आप जानते हो कि डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो इसलिए यहाँ पे ई इक्वल टू 0 हो जाता है, ई इक्वल टू 0 हो जाता है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको 0 पुट कर देनी है, और ये जो है आपका रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पाउडर टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसके जगह पे क्या रख देना है, इसके जगह पे आपको रखना है केसी। ठीक है, उसके बाद आप मैथमेटिक्स अगर बैकग्राउंड से है, या नॉर्मली ऐसी कोई बात नहीं कि अब मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से होना ही चाहिए, ये बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, तब उससे भी यहाँ पे ये सारी वैल्यू पुट करके आप आराम से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। सपोज दैट हम एक प्रॉब्लम लेके चलते हैं इसी वक्त। ठीक है, और प्रॉब्लम क्या है, जैसे सपोज दैट यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है, देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए फॉलोइंग रिएक्शन। क्या कह रहा है, calculate the equilibrium, calculate the value of equilibrium constant, calculate the value of equilibrium constant for a following reaction। आपको रिएक्शन दिया हुआ है, इस रिएक्शन के लिए आपको क्या करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो रिएक्शन किस तरीके का दिया है कि फिर आयरन का रिएक्शन करवाया जा रहा है कॉपर सल्फेट के साथ में, और कॉपर सल्फेट के साथ में करवाया जा रहा है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपको पता ही है, एक टाइप का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, हम लोग क्लास 10 में भी पढ़े हैं। तो आयरन क्या कर देगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कार्बन। तो क्या बनेगा, फेरस सल्फेट और प्लस कॉपर क्या हो जाएगा आपका, अलग हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, गिवन दैट कुछ डाटा भी यहाँ पे दिया हुआ है। क्या डाटा दिया है, कि दिया है कि ई नॉट ओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और फिर किस स्पीसीज के लिए, तो आयरन से आपका फेरस आयन में यहाँ पे दिया है, यानी आयरन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जब आपका आयरन फेरस आयन में चेंज हो रहा है, तो दिया है 0.44 वोल्ट। और यहीं पे आपकी वैल्यू दिया है ईओपी, वो भी स्टैंडर्ड कंडीशन पे, और कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है आपको, इतना दिया है, तुम बोलो अभी माइनस में। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ये आपका जो इक्वेशन है, क्या है इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन पर सबसे पहले तो हम नस्ट इक्वेशन के बारे में चर्चा करते हैं।
तो नष्ट लोकेशन क्या होता है, इजकल टू ई नॉट माइनस 0.0591 बाई एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अभी मैंने क्या कहा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तो आप जानते हो कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, जीरो होता है। और यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू आप रखोगे एन एफ ई इजकल टू जीरो, यानी ई की वैल्यू क्या आएगी आपको, जीरो आएगी। ई की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। तो यहाँ पे जीरो आप रख लो, क्या मिलेगा आपका, ई नॉट मिलेगा माइनस 0.0591 बाई एन और log रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के जगह पे हमने बताया था क्या हम रखते हैं, यही आपका क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो देखो, आप यहाँ पे क्या कह रहा है, आप कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए सेल रिएक्शन। ए आपका जो दिया है सेल रिएक्शन दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ई नॉट, यहाँ पे आप सेल लगा सकते हो, ठीक है। सेल का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन मतलब स्टैंडर्ड पोटेंशियल, सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल। तो अगर मैं कहूं कि इसको मैं इस तरीके से भी रीअरेंज करके लिख सकता हूं, कैसे, 0.0591 बाई एन लॉग के सी, ठीक है। ये आपकी वैल्यू यहां से आप इस तरीके से कर सकते हो। अच्छा, देखो, जो सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, वो होता है आपको, सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या होता है, देखो सेल के अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, यानी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये है। तो यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है इनटू, ये आपका क्या है, फेरस आयन है। यानी आयरन का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहाँ की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी, जो कि कितना दिया है यहाँ पे, 0.44 दिया है। अच्छा, अब क्या है, रिडक्शन किसका हो रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है क्यूप्रिक आयन का। पहले +2 स्टेट में क्यूप्रिक आयन था, और बाद में किस में चेंज हो जा रहा है, कॉपर में चेंज हो जा रहा है। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यानी ई क्यूप्रिक आयन और कॉपर, इसकी वैल्यू हम मुझे कैलकुलेट करनी, मतलब नहीं दिया है, दिया तो है यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर दिस मेटल आयन पेयर। अगर मैं कहूं कि आपको पता है कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू निगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड निगेटिव ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसका मतलब हुआ कि जितना स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है उतना ही स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो यहाँ इस हिसाब से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे माइनस है तो ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आपका बनेगा 0.3374। तो यहाँ पे आप इसको वैल्यू कैलकुलेट यहाँ पे पुट करो 0.337, ठीक है। अब आएगा कितना, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, तो आएगा 777.0, 0.777 आए, बोल्ट आएगा, ठीक है। तो यहीं पे आप वैल्यू आप क्या कर सकते हो, मैं नेक्स्ट पेज लेता हूँ एक, ये आपको पता चल गया कि जिस सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल हो क्या है, 0.77 है, इसी की वैल्यू मुझे चाहिए थी। अब मैं नेक्स्ट पेज लेता हूँ। अभी हमने क्या कहा कि ई नॉट इजकल टू 0.0591 बाई एन लॉग के सी। ई की नॉट की वैल्यू, ये सेल ई नॉट सेल क्या आया था आपका, 0.777, 0.0591 बाई एन। कितना मोल इलेक्ट्रॉन नेट केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि क्या था, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, और इसको फेरस सल्फेट बना रहा था और प्लस कॉपर बना रहा था। तो ये जो है आपका, देखो, आप अगर इनको टू हाफ सेल में से डिवाइड करोगे इस रेडॉक्स रिएक्शन को, तो कैसे आपको मिलेगा, तो आपको ये दिखेगा कि आयरन फेरस आयन में चेंज हो रहा है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जो क्यूप्रिक आयन है वह इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर में चेंज हो रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं
इस सेल के अंदर, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, और लॉग के ठीक है। तो क्या बनेगा, 0.7 सॉरी 7 डिवाइड बाई 0.0591 इजकल टू लॉग केसी। ठीक है। अब क्या है कि अगर इसको कैलकुलेट करते हो, क्या करते हो, इसको कैलकुलेट करते हो, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, तो इसकी वैल्यू आपकी आने वाली है, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज करता हूँ, कैलकुलेटर का यूज मैं करता हूँ, तो आएगा 0. क्या आ रहा है, तो ए आ रहा है आपका 26.29 इजकल टू लॉग केसी। अब केसी की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, 10 पे पावर 26.29। इसको हम ऐसे भी लिख तो सकते हैं, 10 पे पावर 26 इंटू 10 पे पावर 0.29। ठीक है। अच्छा, ये जिसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, इसकी जो वैल्यू होती है 2.18 आती है। कितनी आती है, 2.18 आती है। तो 2.18 इंटू 10 पे पावर 26, दिस इज योर आंसर। ठीक है। तो कितनी आसानी से हमने नस्ट इक्वेशन के हेल्प से यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को हमने कैलकुलेट कर लिया। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि नस्ट इक्वेशन के हेल्प से आप ये भी बता सकते हो कि जो सेल के अंदर, नस्ट इक्वेशन के हेल्प से आप ये भी बता सकते हो कि जो सेल के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, वो रेडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है, यानी फिजिबिलिटी, क्या, फिजिबिलिटी ऑफ, फिजिबिलिटी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ये जो सेल के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, वो रेडॉक्स रिएक्शन मतलब हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आप ये जानते हो कि रेडॉक्स रिएक्शन होगा सेल के अंदर, तभी वो क्या काम करेगा, तभी सेल वर्क करेगा। अदरवाइज अगर सेल के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हो पाएगा तो सेल वर्क नहीं करेगा। ठीक है। तो आप जानते हो कि कोई भी प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस तब होता है जब उस प्रोसेस के लिए चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, आपकी निगेटिव होती है। अगर किसी प्रोसेस के लिए, किसी प्रोसेस के दौरान गिब्स फ्री एनर्जी में क्या आ रही है, कमी आ रही है, तब वो जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, फिर वो जो प्रोसेस होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। यानी फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, निगेटिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, निगेटिव होनी चाहिए। निगेटिव होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर किसी प्रोसेस के लिए चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू अगर निगेटिव आ रही है, तो जो प्रोसेस होगा क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब ये होता है कि ऐसा प्रोसेस जो खुद क्या हो जाए ऑटोमेटिकली, या एक प्रॉपर इनिशिएशन के बाद में कंटिन्यू हो जाए। मतलब ऐसा प्रोसेस जो ऑटोमेटिक हो जाता है, या एक छोटा सा इनिशिएशन करने के बाद में वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, लगातार चलता ही रहता है। ठीक है। अच्छा, अगर इसकी आप बात करते हो, तो आप जानते हो डेल्टा जी की जो होता है, डेल्टा जी वो क्या होता है, -NF-E होता है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू अगर मैं कहूं कि निगेटिव है, ठीक है, डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, निगेटिव है। अच्छा छोड़ो, अभी यहाँ पे आप डायरेक्ट कंडीशन में लो, सपोज दैट अधिक है। अब क्या है कि अगर मान लो ई की वैल्यू कैलकुलेट आप करते हो, ई की वैल्यू आप कैलकुलेट करते हो, तो ई की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा जी बाई -डेल्टा जी बाई एन एफ। तो एन की वैल्यू हमेशा ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि इट इज ए नंबर। ठीक है। कितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं सेल के अंदर, तो वो तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव होने का कोई तो बात ही नहीं बनती है, उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है। एफ
क्या है, फेराडे कांस्टेंट, ये भी ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा ऑलवेज। ठीक है, ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आप जानते हो कि डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे निगेटिव हो रही है, यानी ऑलरेडी निगेटिव था, ऑलरेडी इसके सामने क्या था, निगेटिव था। और डेल्टा जी की वैल्यू भी क्या है, निगेटिव है। और नीचे तो पॉजिटिव ही है, यानी यहाँ पे क्या बन रहा है, पॉजिटिव। यानी सेल वर्क करेगा, सेल के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन होगा, जो सेल के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन होगा वो रेडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, यानी क्या होगा, वर्क करेगा, केवल और केवल यदि उस सेल के लिए जो सेल पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव है। अगर सेल पोटेंशियल आप बात करते हो, सेल पोटेंशियल, अगर सेल पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव नहीं है तो सेल क्या करेगा, इसको सेल के अंदर जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। यानी सेल के अंदर जो रिडॉक्स प्रोसेस हो रहा है उस रिडॉक्स प्रोसेस को करवाने के लिए आपको बाहर से लगातार कंटिन्यूअसली एनर्जी की सप्लाई करनी पड़ेगी। सिंपल सा बात कहने का मतलब ये है कि कोई भी सेल वर्क तब करेगा जब सेल का जो पोटेंशियल है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर सेल की अगर E इक्वल टू जीरो हो जा रहा है, तो आप इस देखो, अगर क्या हो रहा है, E इक्वल टू जीरो हो जा रहा है, तो क्या हो जाता है, इस कंडीशन में डेल्टा जी की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। बाई दी आप यहाँ से निकाल सकते हो कि कैसे जीरो हो जाएगी, यहाँ पे ईच, और अगर E इक्वल टू जीरो हो गया तो डेल्टा जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो। और डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होने का मतलब क्या है कि जो रेडॉक्स प्रोसेस है वो किस स्टेट में होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। इसका मतलब हुआ कि सेल वर्क नहीं करेगा, सेल सेल नॉट वर्क। अगर सेल के लिए जो सेल पोटेंशियल है उसकी वैल्यू अगर जीरो हो जाती है तो सेल वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अगर इसी तरीके से मैं बात करूं, E इजकल टू निगेटिव हो गया बाई चांस, अगर सेल के लिए जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू निगेटिव है तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब हुआ कि जो प्रोसेस है, यानी यहाँ पे जो रिडॉक्स प्रोसेस है सेल के अंदर, वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा और रिवर्सिबल डायरेक्शन में होगा। क्या होगा, रिवर्सिबल डायरेक्शन में। यानी अगर किसी सेल के लिए सेल पोटेंशियल की वैल्यू निगेटिव है तो जो प्रोसेस हो रहा है वो क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। जैसे क्या है कि मान लो जब आप डेनियल सेल की ही बात करते हो, डेनियल सेल की बात करते हो, ठीक है, या आपका लेड स्टोरेज बैटरी हो गया, लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है। तो आप जानते हो कि जब लेड स्टोरेज बैटरी की बात कर लेते हो तो यहाँ पे एनोड पे क्या रिएक्शन होता है, जब सेल क्या होता है, सेल से हम वर्क लेते हैं, यानी सेल इलेक्ट्रिसिटी देता है, तो उस समय क्या होता है, जो लेड होता है वो लेड आयन में चेंज हो जाता है इस तरीके से। और जो कैथोड होता है, कैथोड के ऊपर किस टाइप का रिएक्शन होता है, तो कैथोड के ऊपर जो लेड ऑक्साइड है वह इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, वह इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके लेड में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है आपका, ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो, ये रिएक्शन कब होता है, जब सेल किस कंडीशन में होता है, सेल वर्किंग कंडीशन में होता है। अब क्या है, मान लो सपोज दैट सेल के लिए मैंने कहा कि जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या है, निगेटिव है। निगेटिव कहने का मतलब ये है कि हम सेल को एक ऐसे एक्सटर्नल सोर्स से जोड़ दिए हैं, ठीक है, जिसका पोटेंशियल सेल के पोटेंशियल से ज्यादा है। ठीक है, तो उस उस समय सेल का जो पोटेंशियल की वैल्यू काउंट की जाएगी वो किस में काउंट की जाएगी, निगेटिव में काउंट की जाएगी। तो अगर निगेटिव हो गया तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में रन करने लगेगा। प्रोसेस क्या हो जाएगा, जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो रिवर्स डायरेक्शन में रन करने लगेगा। अगर सेल के लिए सेल पोटेंशियल की वैल्यू अगर निगेटिव है तो ये जो प्रोसेस है रिवर्स हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि कैथोड पे क्या होने लगेगा, सॉरी, हाँ, ये देखो प्रोसेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं इसके लिए नेट रिएक्शन लिखूं तो नेट रिएक्शन फॉर दी सेल लेड स्टोरेज बैटरी क्या मिलेगा, लेड प्लस लेड ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ से तो आप
यहाँ पे अगर टू टू मल्टीप्लाई कर देते हो तो बढ़िया है, इस तरीके से। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और ये चेंज हो जाएगा आपका 2 लेड आयन में, और प्लस लेड में, इस तरीके से आपका होगा। ठीक है। अब देखो, अगर आपका क्या है, निगेटिव में सेल पोटेंशियल की वैल्यू अगर निगेटिव में है, तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, रिवर्स रिवर्स हो जाएगा। यानी यही रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में चेंज होने लगेगा। यानी इसमें क्या होगा कि लेड आपका, लेड ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करके लेड बना लेगा, क्या बना लेगा, लेड बना लेगा। अरे पीबी पीबी कट जाएगा आपका, अरे एक साथ में, ठीक है। लेड बना लेगा और प्लस लेड आपका, यहाँ पे +2 है, ये वाला वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, लेड लेड ऑक्साइड बना लेगा इस टाइप। ठीक है। यानी क्या होने लगेगा, ये प्रोसेस कैसा है, ये प्रोसेस तब होता है जब आपका लेड स्टोरेज बैटरी को रिचार्ज किया जाता है, रिचार्ज किया जाता है। ठीक है। तो ये सारी जो वैल्यू हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं कि सेल कब वर्क करेगा, कब नहीं वर्क करेगा, कब सेल रिचार्ज होने लगेगा, तो ये सारी वैल्यू का प्रिडिक्शन कैसे हो रहा है, तो ये सारी वैल्यू प्रिडिक्शन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ नेस्ट इक्वेशन। ठीक है। अगर मैं बात करूं इसी तरीके से, नेक्स्ट पेज लेता हूं। ठीक है। देखो, इस नेस्ट इक्वेशन के हेल्प से आप, एक जो सेल के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, सेल के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, इस सेल के अंदर जो रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, उस सेल के रेडॉक्स रिएक्शन के लिए आप उस रेडॉक्स रिएक्शन के दौरान कितनी हीट इवॉल्व, मतलब इन्वॉल्व हो रही है, मतलब कितना हीट बाहर निकल रहा है, या कितना हीट बाहर। वैसे जनरली क्या होता है, जब सेल के अंदर सेल वर्किंग कंडीशन में होता है, तो उस समय हीट बाहर निकलती है, क्या होती है, रिलीज होती है। तो कितना हीट रिलीज होती है किसी सेल के वर्किंग जब कंडीशन में होता है तब। ठीक है। इसकी भी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो बहुत आराम से। कैसे, आप जानते हो थर्मोडायनामिक्स का एक आप थर्मोडायनामिक्स का एक इक्वेशन पढ़े होंगे कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है, डेल्टा जी, या ऐसी बड़ी मतलब गिब्स फ्री एनर्जी किसके इक्वल होता है, हीट कंटेंट माइनस टी एस। ठीक है। टी मतलब टेम्परेचर, एस मतलब एंट्रोपी। ठीक है। अब बात आती है, एस की वैल्यू कैसे आप कैलकुलेट करोगे। अगर मैं कहूँ यहाँ पे डेल्टा लगा देता हूँ, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, डेल्टा लगाना पड़ेगा, यहाँ पर भी डेल्टा लगाना। ठीक है। अगर डेल्टा एच की बात आप करते हो, तो क्या आपको मिलेगा, डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, -NFE है, और टी डेल्टा एस, अगर आप बात करते हो मैजिक स्क्वायर की, मैजिक स्क्वायर, तो मैजिक स्क्वायर में आप क्या जानते हो कि यहाँ पे क्या होता है, सत्य प्रकाश वेरी टाइट। ठीक है। और हे गॉड ए यू। तो एस की वैल्यू आप कैलकुलेट करना चाहते हो, तो एस, एस से यहाँ पे इस तरीके, इस डायरेक्शन में आओ आप, सीधे सीधे टी मिला, और टी के इधर जाओ तो जी मिलेगा। तो एस इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे एस की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा डेल जी बाई डेल टी। ठीक है। चूंकि एरो का साइन टी की तरफ है और नीचे टी है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो अगर मैं वैल्यू इसको पुट कर दूं, -NFE प्लस टी डे दो, यहाँ पे एस की वैल्यू मैंने क्या रखी, एस की वैल्यू मैंने रखी माइनस, माइनस, यहाँ पे माइनस डेल जी बाई डेल टी। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -NFE माइनस टी हो गया आपका डेल डेल्टा डेल जी बाई डेल टी। ठीक है। ठीक है। इस तरीके से। ठीक है। आप यहाँ पे एक और चीज रख सकते हो, NFE माइनस टी डेल, डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, -NFE होती है बाई डेल टी।
आप जानते हो कि एन की वैल्यू कांस्टेंट है, एफ की वैल्यू कांस्टेंट है। बस चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे, चेंज होता है जब जब सेल वर्क करेगा ना, तो उसके उस समय क्या होता है, जब सेल वर्क करता है तो उसका पोटेंशियल जो होता है वो लगातार घटता है, ठीक है। तो यहाँ पे ई की वैल्यू तो चेंजेबल है, वेरिएबल है, तो इसका तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा हमको, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ एन एफ कांस्टेंट है, इसलिए क्या करते हैं, हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। जो वैल्यू वेरिएबल नहीं होती उसको बाहर निकाल लेते हैं जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। माइनस एन एफ ई माइनस, देखो माइनस ऑलरेडी प्रेजेंट है तो प्लस हो जाएगा, और टी बन जाएगा एन एफ बन जाएगा डेल ई बाई डेल टी हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं कहूं डेल एच इजकल टू क्या बन जाएगा, अगर एन एफ आप क्या करते हो, एन एफ कॉमन लेते हैं तो क्या बन जाएगा आपका, वो भी माइनस में मैंने लिया था, माइनस 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 भी कॉमन लिया है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ई बचाएगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है, और क्या हो जाएगा आपका डेल ई बाई डेल टी, ठीक है। तो दिस इज एन इक्वेशन, with the help of this equation you can also calculate the value of change in enthalpy, change in heat content during a redox reaction, यानी सेल जब वर्क करेगा तो उस समय कितना हीट इन्वॉल्व हो रहा है उसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। वैसे ठीक है, अब बात मैं करता हूं, देखो नस्ट इक्वेशन के हेल्प से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, तो नस्ट इक्वेशन के हेल्प से आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो तो उसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अब बात आती है, देखो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, देखो किसी सेचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर, किसी सेचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट आयन का कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट जो होता है उसे क्या बोलते हो आप, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड का एक सेचुरेटेड सोल्यूशन है, यानी सेचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब हुआ है कि नो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व, ठीक है। मान लो क्या है, सेचुरेटेड सोल्यूशन हो। अब ये सेचुरेटेड सोल्यूशन है, तो इस सोल्यूशन के लिए अगर आप बात करते हो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मैंने क्या कहा कि किसी सेचुरेटेड सोल्यूशन के लिए जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है वह किसके इक्वल होता है, तो कंसंट्रेट प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन प्रेजेंट इन सेचुरेटेड सोल्यूशन। तो सेचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर, सेचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर कौन कौन से आयन प्रेजेंट है, तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, तो यानी कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन और कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन। इसी तरीके से मान लो सिल्वर क्लोराइड के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो के एस पी इक्वल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन। इसी तरीके से मान लो कैल्शियम क्लोराइड की आप बात करते हो, इसके लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो क्या करते हो आप, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन, तो का पावर 2, ठीक है। ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब बात मैं करता हूं, देखो मैं सीधे डायरेक्ट एक प्रॉब्लम को लेकर चलता हूं, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि व्हेन ए वायर ऑफ सिल्वर is partially dipped, is partially dipped, partially dipped in a solution of, in a solution of, in a solution of सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, इन 0.1 नॉर्मल HCl, ठीक है। the electrolyte the electrolyte potential measured
पोटेंशियल मेजर्ड इज -0.250 वोल्ट। ठीक है। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी, इन प्योर वाटर गिवन। कुछ दिया है भाई, क्या दिया है? तो ये दिया है ई नॉट सिल्वर, सिल्वर आयन इजिकल टू -0.77 799। ठीक है, इस तरीके से किया है, इस तरीके से। यानी यहाँ पे क्या दिया है? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर। कोई बात नहीं। अब देखो, अगर मैं कहूं कि आप सिल्वर जो है यहाँ पे सिल्वर, ठीक है, क्या है कंडीशन? क्या दिया है? कंडीशन ये दिया है कि एक वायर है सिल्वर का, मान लो ये वायर है, और इसको डिप किया गया है सेचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ये मान लो सिल्वर क्लोराइड का क्या है? एक्वस सोल्यूशन है। ठीक है। सिल्वर क्लोराइड इन 0.1 नॉर्मल HCl, 0.1 नॉर्मल HCl। यानी क्या है कि सिल्वर क्लोराइड और प्लस HCl, ठीक है, और इन दोनों को ऐड किया गया है वाटर के अंदर और एक सोल्यूशन बनाया गया है। ठीक है। क्या बनाया गया है? आपका एक सोल्यूशन बनाया गया है, और इस सोल्यूशन के अंदर क्या डिप है? सिल्वर का एक वायर डिप्ड है। अच्छा, द इलेक्ट्रोलाइट, द इलेक्ट्रोलाइट, द इलेक्ट्रोड है, सॉरी, ये क्या है? इलेक्ट्रोड है। ये आपका क्या है? इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में जानी सी बात है। यहाँ पे एक मेटल की वायर को इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के अंदर डिप्ट है, तो दिस इज एन इलेक्ट्रोड, दिस इज नॉट सेल। ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है इतनी वैल्यू, ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो यानी ये क्या दिया है आपको? इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड वो भी जानते हो इलेक्ट्रोड किस टाइप का है, तो यहाँ पे किस तरीके का दिखा रहा है? तो ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो तो दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? ऑक्सीडेशन होता है, यानी आपका ई ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोड है सिल्वर इलेक्ट्रोड, इसका पोटेंशियल दिया है भाई 0.250। ठीक है, इसकी वैल्यू आपकी दी हुई है। अब बात करते हो सिल्वर क्लोराइड की। तो ये सिल्वर क्लोराइड किस तरीके से टूटता है? तो इस तरीके का टूटता है। तो आप बात करते हो के एस पी, के एस पी की वैल्यू क्या होती है? आप जानते हो कि क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन। अब बात करते हो कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन इक्वल टू के एस पी बाई कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन। ठीक है। तो के एस पी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, के एस पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अच्छा, कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन के एस पी, अच्छा, कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन क्या होगा? यहाँ पे कितना है देखो, कितने देखो, आपको पता है कि अगर आपका एसिड कैसा है, मोनो बेसिक नेचर का है, तो उस समय मोनो बेसिक एसिड के लिए कंसेंट, सॉरी, मोलरिटी और नॉर्मलिटी इक्वल हो जाती है। तो यानी मोलरिटी दिया गया है, इसको आप क्या कर सकते हो? ऐसे ऐसा भी मान सकते हो कि जो HCl का सोल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन कितना है? 0.1 मोलर है। ठीक है। तो यहाँ पे आप 0.1 रख सकते हो। ठीक है, ये रख सकते हो। आप यहाँ पे आप जानते हो ना इक्वेशन के हेल्प से ई इक्वल टू क्या होता है? ई नॉट -0.0591 बाई एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो भाई इस समय जब इस सेल रिएक्शन हो रहा है, किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है भाई? जारी सी बात है, दिया हुआ है। तो आप इस सिल्वर आयन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है? इस टाइप का रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, इस टाइप का रिएक्शन हो रहा है। अब क्या है कि अगर यहाँ पे कोडेड कौन है? सिल्वर आयन। यहाँ पे नीचे मैं कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि सिल्वर सॉलिड स्टेट में होता है, तो हमें एक रखना ही पड़ेगा। एन की वैल्यू क्या है? तो ई नॉट की वैल्यू, यानी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल कितना दिया हुआ है? तो यहाँ पे दिया है आपकी
0.799 वोल्ट। ठीक है, ओके। और -0.0591 एन की वैल्यू क्या है, कितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे, 1 मोल, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और लॉग सिल्वर आयन का कंसंट्रेशन की जगह पर आप क्या रख सकते हो, Ksp/0.1। अच्छा, 0.1 को आप 10⁻⁻1 भी मान सकते हो, ठीक है। और जब ये 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लस। तो मैं यहाँ पे 0.-0.799, ठीक है, -0.0591 लॉग। अच्छा, के एस पी, के एस पी इंटू 10 आएगा, ठीक है, 10 आ जाएगा, यही तो आएगा। ठीक है। अच्छा, ठीक, इसकी मैंने कुछ नहीं दी क्या, यहाँ पे दिया तो था -0.25 ठीक है। अच्छा, इसको कैसे, प्लीज उसको थोड़ा सा इसको इसकी तरह आप इधर लाते हो इधर, उसकी हो जाएगा, ये बनेगा। तो मैं थोड़ा सा डिक्रीज कर देता हूँ, तो मैं नेक्स्ट पेज नहीं लेना चाहता, क्योंकि अगर नेक्स्ट पेज नहीं आ रहा तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएंगी। यहाँ पे सारी वैल्यू पर, ठीक है, इसको आप लिख दो, तो -0.5 जीरो प्लस हो जाएगा 0.799, ठीक है, 799। अब बात करते हो अगर आप, इधर क्या हो जाएगा, -0.591 और लॉग के एस पी, ठीक है। तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, ये वाली स्थिति आएगा लगभग 9 आएगा ना, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, और यहाँ पे 5 आएगा, और पॉइंट लगेगा यहाँ पे 0 प्लास्टिक में, और यहाँ पे कह रहा है -0.0 कितना आया था, 0.591 लॉग के एस पी, ठीक है। तो ये दोनों जो वैल्यू है लगभग सेम है, नहीं सेम नहीं है, इसका ए वाला जो वैल्यू है ना, इसके कंपेयर में 10 गुना क्या है, ज्यादा है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है कंपेयर में, 10 गुना, 10 नहीं, ये लगभग इसको करोगे तो आएगा तुम्हारा अबाउट, मैं एक बार यहाँ पे डिवाइड ही कर देता हूँ ना, देखता हूँ कितना आता है। तो 0.549 डिवाइड बाई 0.0591, ठीक है, और 0.549, ठीक है। अच्छा, मैंने कुछ पहले गड़बड़ी तो नहीं की है। कोई बात नहीं। तो अगर आप यहां से देखते हो तो क्या आएगा, इधर आएगा आपका 0.9 माइनस में होगी -2.8 इक्वल टू लॉग ASP। अगर यहां से आप इसको और थोड़ा आगे एक्सटेंड करते हो तो KSP इक्वल टू 10 पे पावर -9.28, ठीक है, 9.28। अच्छा,
इसको लिखने का तरीका मेरा और भी हो सकता है, कैसे हो सकता है? तो अगर मैं कहूं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10 पे पावर माइनस 11 इंटू 10 पे पावर, पॉजिटिव में रखना पड़ेगा, कितना रखना पड़ेगा? तो आपका 10 हो गया, माइनस 1 कितना आ रहा है? 72 आ रहा है, ठीक है। 1.27 आ रहा है। अब उसकी वैल्यू मैं कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। इसको तो एक टाइम मैंने क्या किया है, 9.28, 9.28 को मैंने इस तरीके से लिख दिया है, ठीक है। ये माइनस में है तो ये वाला प्लस में होगा भाई, प्लस में होगा, ठीक है। तभी तो दोनों जुड़ेगा, तभी तो ये वैल्यू आएगी। इन दोनों को जोड़ोगे ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से 0.05। हाँ, तो आंसर आपका ओवरऑल आंसर जान दो क्या आएगा? इसको आप कैलकुलेट करिएगा। अब मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी है। तो यहाँ पे गड़बड़ी ऐसा है कि यहाँ पे जब मैंने रखा था ना, तो क्या आया था, ×10। तो इसको मैंने नहीं चेंज किया था, इसको मुझे लिखना चाहिए था log KSP प्लस log 10, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार करेक्शन इसे कर देता हूँ, तो ठीक है। इधर आ रहा था आपका 0.5, 0.549, 549 पॉजिटिव में आ रहा था, ये आ रहा था -0.0591, ठीक है। और इधर क्या आ रहा था आपका, log KSP प्लस log 10 आ रहा था। क्योंकि आपको पता है log A इंटू बी को क्या बोलते हो आप, log A प्लस log B। 0.054, ठीक है, इजिकल टू -0.0591। अच्छा, log KSP तो log KSP है, log 10 की वैल्यू 1 है। तो आप यहाँ पे अगर करते हो तो यहाँ पे अभी मैं बताया था अबाउट क्या आ रहा, 9 पॉइंट कितना आया था, 9 पॉइंट, 9 पॉइंट कितना था, 9.28 आया था भाई, 28, ठीक है। ए वाला क्या करता है, हम इसको यहाँ पे लाते हैं, यानी 9.2 आया तो भी माइनस में, इक्वल टू लॉग KSP+1। तो लॉग KSP क्या होगा, ये -10 पे पावर 28 बन जाएगा। और इसी को क्या लिख सकते हो, KSP इक्वल टू, अब आया है 10 पे पावर -10.28। इसको देखो आप, 10 पे पावर 10 तो ठीक है, -10 ठीक हो, लेकिन पॉइंट में आ रहा है तो हम पॉइंट को हटाना है हमको। तो हमको क्या करना है, 10 पे पावर -11 कर देते हैं। तो यहाँ पे 10 पे पावर मुझे क्या करना पड़ेगा, 0.72 अगर मैं कर देता हूँ, तो अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 10 पे पावर 2.8 हो जाएगा, ठीक है। 10 पे पावर 11 को 11 रहने का, और इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 4.95 KSP। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। बाकी की लेक्चर हम कल से कंटिन्यू करेंगे, ठीक, अगली इससे अगला वाला टॉपिक हम कल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।